हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो 2 दिन पहले मैंने बॉडी स्नैचर्स नाम की मूवी देखी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई और आज मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी जैक फिने के फेमस नॉवेल द बॉडी स्नैचर्स पर लूजली बेस्ड है और मैंने लूजली बेस्ड इसलिए कहा क्योंकि नॉवेल की स्टोरी कैलिफोर्निया शहर में दिखाई गई है पर इस फिल्म की स्टोरी एलेबामा के एक मिलिट्री बेस पर दिखाई गई है। इस नॉवेल पर पहले ही 2 मूवीज बन चुकी है जो कि एक 1956 में रिलीज हुई थी और दूसरी 1978 में, और दोनों ही मूवीज का नाम द इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स है। मैं पहले वही पुरानी वाली मूवी एक्सप्लेन करने वाला था पर वो ब्लैक एंड व्हाइट में थी, इसलिए मैंने इसको चुना। ये मूवी 1993 में रिलीज हुई थी और ये एक साइंस फिक्शन हॉरर जॉनर की मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अबेल फरेरा ने। IMDb पे इसे 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स है और उसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 65 आउट ऑफ 100। सड़े हुए टमाटर पे ये 71% फ्रेश है विद 38% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। तो पहले मैं आपको मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जिससे आपको मूवी समझने में आसानी होगी। तो पहले है स्टीव, उनकी दूसरी पत्नी कैरल, उनकी पहली शादी से हुई बेटी मार्टी और उसका सौतेला भाई एंडी। स्टीव मलोन जो कि एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA के एजेंट है, उन्हें एलेबामा में एक मिलिट्री बेस पर भेजा जाता है वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम पर हुए साइड इफेक्ट्स चेक करने के लिए। और वहाँ के लोगों का मानना है कि ये साइड इफेक्ट्स मिलिट्री एक्शंस की वजह से हुए। स्टीव वहाँ पर अपने पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे और अपने रास्ते पर वो गैस भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते। अब जब तक वो लोग गैस भरवा रहे थे तो मार्टी वहाँ के रेस्ट रूम में जाती है। वो जैसे ही रेस्ट रूम में जाती है वहाँ का एक मिलिट्री सोल्जर उसके ऊपर हमला करता है। वो उसे पकड़कर चाकू से धमकी देता है और जब वो देखता है कि वो डरी हुई है तो वो उससे कहता है कि अच्छा है तुम डर रही हो। वो मार्टी से कहता है कि वो वहाँ बाहर है, वो हर जगह पर है और जब तुम सोते हो वो तब तुम पर हमला करते हैं। और फिर वो मार्टी को कहता है कि अब जाओ यहाँ से नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। मार्टी रेस्ट रूम से भागते हुए बाहर जाती है और अपने पिता को बताती कि वहाँ पर एक साइको है चाकू के साथ। जब उसके पिता और रेस्ट रूम का ओनर चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और इसके बाद स्टीव और उसकी फैमिली अपने नए घर में जाते हैं जो कि मिलिट्री बेस पर था। और घर देखने के बाद मार्टी हेडफोन लगाकर मस्त गाना सुनते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो चलते चलते एक मिलिट्री एरिया में आ जाती है जहाँ पर उसे मिलिट्री के कुछ लोग घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि आपको यहाँ पर आना मना है। उसी वक्त कार में एक लड़की वहाँ पर आती है और मार्टी को अपने साथ लेकर जाती है। मार्टी को अपना नाम जेन बताती है और कहती है कि वो यहाँ के मिलिट्री बेस के कमांडर की बेटी है। वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और इसी तरह मार्टी और जेन की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हमें स्टीव के पड़ोसियों के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कहता है कि पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या गलत हुआ है, वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं उनका बाप ही नहीं हूँ। और उसी वक्त उसके घर के अंदर मिलिट्री के कुछ लोग आते हैं। वो आदमी उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसकी बीवी अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। और उसी वक्त कैरल और स्टीव को उनके पड़ोसी के यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो लोग खिड़की से झांकते हैं तो वो देखते हैं कि मिलिट्री के कुछ लोग उस आदमी को पकड़कर अपने कार में लेकर जा रहे थे। उसके बाद सीन वहाँ के बेस कमांडर के ऑफिस में मुड़ती है जहाँ पर कमांडर अपने एक सोल्जर को स्टीव को वो जगह दिखाने के लिए कहते हैं जो उनके केमिकल से इफेक्ट हुई है। स्टीव उस जगह के मिट्टी के सैंपल ले रहा था और तभी वहाँ के मेडिकल ऑफिसर मेजर कॉलिन स्टीव से मिलने आते हैं। स्टीव से साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, खासकर तो नार्कोफोबिया जो कि सोने का डर है, और यहाँ के मिलिट्री केमिकल से उनका क्या रिलेशन है। स्टीव मेजर कॉलिन से कहते हैं कि आपके मिलिट्री बेस पर पहले से ही बहुत सारा केमिकल है जो कि फिजिकली बहुत ही खतरनाक है। पर मेजर कॉलिन्स कहते हैं कि मैं फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टीव मेजर कॉलिन्स से कहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेजर कॉलिन्स कहते हैं कि यहाँ के केमिकल के साइड इफेक्ट किसी के ब्रेन पर असर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री हॉस्पिटल में वो लोगों को देख रहे हैं, लोग सोने से डर रहे हैं, वो लोग अपने ही फैमिली मेंबर से डर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो उनके फैमिली मेंबर्स नहीं बल्कि कोई और है। स्टीव कहता है कि उसे नहीं पता कि ये क्या है पर वो इतना कह सकता है कि ये कोई केमिकल्स का रिएक्शन नहीं है। उसके बाद सीन स्टीव के घर पे मुड़ती है जहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग आते हैं। मार्टी दरवाजा खोलकर उनसे पूछती है कि उन लोगों को क्या चाहिए। मिलिट्री के लोग कहते हैं कि वो उसके पिता के लिए इक्विपमेंट लाए। घर के अंदर मिलिट्री के 3-4 लोग आते हैं जिनके हाथ में बड़े बड़े बॉक्सेस थे। तभी मार्टी फ्रिज से जूस लेने के लिए जाती है और उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है तो उसे लगता है कि मिलिट्री के लोग वहां से चले गए। फिर वो अपने रूम में ही जा रही थी तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पिता के रूम में कोई है। वो पीछे मुड़कर अपने पिता के रूम में देखती है तो मिलिट्री के लोग वहीं पर खड़े थे। वो उनसे पूछती है कि वो उसके पिता के रूम में क्या कर रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि वो वहाँ पर बॉक्सेस डिलीवर कर रहे हैं और इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। सीन डे केयर स्कूल की तरफ मुड़ती है जहाँ पर एंडी का पहला दिन था। टीचर सबको ड्राइंग निकालने के लिए कहती है। सारे बच्चों का ड्राइंग होने के बाद वो उन्हें कहती है कि सब लोग अपने पिक्चर ऊपर उठाकर दिखाओ। जब सारे बच्चे अपने पिक्चर्स ऊपर उठाते तो वो बहुत ही अजीब थे। सारे बच्चों ने किसी अजीब टेंटिकल्स की ड्राइंग बनाई थी। टीचर उन सबको गुड कहती है और हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चों की ड्राइंग सेम है सिवाय एंडी के। और अब सारे बच्चे और टीचर एंडी को घूर रहे थे और एंडी को समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया है। और हमें दिखाया जाता है कि एंडी सीधा अपने डे केयर से भाग जाता है। वो मिलिट्री एरिया के पास से जा रहा था और तभी उसे मिलिट्री जीप में से एक सोल्जर आवाज लगाता है। उसे देखकर वो भागने लगता है। वो सोल्जर जीप से उतर के एंडी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है तो एंडी कहता है कि वो बुरे लोगों से दूर भाग रहा है। वो सोल्जर
उसे उसके घर छोड़ने जाता है और वहाँ पर मार्टी दरवाजा खोलती है और मार्टी और उस सोल्जर को एक दूसरे को देखते ही पहली नजर का प्यार हो जाता है। वो सोल्जर मार्टी को कहता है कि हमें ये रास्ते पे मिला तो हमें लगा शायद ये गुम हो गया है, तो इसलिए हम इसे घर छोड़ने के लिए आए। मार्टी एंडी से कहती है कि इस वक्त तुम्हें डे केयर में होना चाहिए था, पर एंडी कहता है कि वहाँ पर सब लोग बुरे हैं, वहाँ सारे बच्चों ने सेम ड्राइंग बनाई थी और वो लोग मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त मार्टी के पिता स्टीव घर पर आ जाते हैं और एंडी उनकी तरफ भागते हुए जाता है। वो सोल्जर मार्टी को अपना नाम टिम बताता है और उससे कहता है कि आई विल सी यू अराउंड। शाम को मार्टी जेन के साथ मिलिट्री स्टेशन के क्लब में जाती है जहाँ पर वो टिम से मिलती है। वो दोनों बात ही कर रहे थे और तभी उसे वहाँ पर वो मिलिट्री पुलिस दिखता है जिसने रेस्ट रूम में उसके ऊपर हमला किया था। वो टिम को उसके बारे में बता दी तो टिम उस एमपी से पूछता है कि उसने क्या किया था उसके साथ, पर वो एमपी कहता है कि वो इस लड़की को नहीं जानता। और उसी रात हमें मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो मिलिट्री बेस के पास ही के नदी में से कुछ अजीब तरीके के जायंट पॉट्स निकालकर ट्रक्स में भर रहे थे। सीन सीधा एंडी के रूम में मुड़ती है जहाँ पर एंडी की आंख खुलती है और वो अपने माँ के रूम में जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ उधर मुँह करके सोई हुई थी और जब वो अपने माँ के सामने जाता है तो एंडी की बहुत ही बुरी तरह फट जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि कैरल की बॉडी किसी मिट्टी की तरह धूल में बदल जाती है और उसी वक्त क्लोजेट में से एक डुप्लीकेट कैरल आती है बिना कपड़ों के। अब उस वक्त एंडी छोटा था इसलिए उसे बैड वर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा, नहीं तो मेरी गारंटी उसके मुंह से सीधा निकला होता व्हाट द। खैर उसे देखकर एंडी चीखते हुए अपने पिता के पास भागता है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मम्मी की मुंडी बाहर आ गई, वो मर गई है। उसी वक्त डुप्लीकेट कैरल सीढ़ियों से नीचे आती है और स्टीव एंडी को कहता है कि वो क्या तुम्हारी मम्मी वहां पर है, पर एंडी कहता है कि वो उसकी माँ नहीं है। कैरल स्टीव से कहती है कि इसे सिर्फ एक बुरा सपना आया था, पर एंडी घर से बाहर भाग जाता है। उसके पिता उसके पीछे जाते हैं और उसी वक्त टिम मार्टी को घर छोड़ने आया था। स्टीव मार्टी से कहते हैं कि वो उसके भाई को सुला दे। एंडी मार्टी को भी बताता है कि उसने क्या देखा, पर मार्टी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करती। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें डुप्लीकेट कैरल घर का कचरा घंटा गाड़ी में दे रही थी। उसी रात मार्टी अपने भाई एंडी से बात कर रही थी और तभी वहां पर डुप्लीकेट कैरल आती है और वो मार्टी से कहती है कि उसका बाथटब फुल हो चुका है और उसे जाकर नहा लेना चाहिए। मार्टी को बाथटब में गाना सुनते सुनते वहीं पर नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि मार्टी के बाथरूम के सीलिंग के ऊपर एक जायंट पॉड पड़ा हुआ था और वो क्रैक होता है और उसके अंदर से कुछ गंदे टेंटिकल्स निकलते। वो टेंटिकल सीलिंग के होल में से निकलकर बाथटब में जाते और वहां से वो मार्टी के कान, नाक और आंख के अंदर घुसते और उन टेंटिकल्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो मार्टी के बॉडी में से कुछ पी रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि सीलिंग पे रखा पॉड अब किसी एलियन अंडे का शेप ले रहा था और उसके अंदर मार्टी की डुप्लीकेट बन रही थी। अब सीलिंग पर पड़े पॉड के वजन बढ़ने से वो सीलिंग बेंड होती है और उसके आवाज से मार्टी की आंख खुल जाती है। जैसे ही वो उठती है तो देखती है कि उसके पूरे शरीर को टेंटिकल्स ने घेरा हुआ था। वो डर के मारे चीखती है और वो टेंटिकल्स हटाती है और उसी वक्त सीलिंग टूट जाती है और डुप्लीकेट मार्टी उसके सामने आकर गिरती है जो अब तक पूरी तरीके से पक्की नहीं थी। आई मीन उसका क्लोनिंग प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। अपने आधी पक्की डुप्लीकेट को देखकर वो और डर जाती है और सीधा अपने पिता के रूम में जाती है और वहां पर वो जो देखती है उसे और शॉक लगता है। उसके पिता को भी उस पॉड के टेंटिकल्स ने पूरी तरह घेर रखा था। वो अपने पिता को उठाती है और उनके टेंटिकल्स हटा रही थी तभी बेड के नीचे से आधा पका हुआ स्टीव मार्टी का पैर पकड़ लेता है। टेंटिकल्स निकल जाने के बाद स्टीव की डुप्लीकेट बॉडी सड़ जाती है और फिर से बेड के अंदर चली जाती है। अब स्टीव, एंडी और मार्टी घर से भाग ही रहे थे तभी कैरल उन्हें रोकती है और कैरल स्टीव से एकदम अजीब एक्सेंट में बात करती है। वो उससे कहती है कि तुम जाओगे कहाँ, जो इस रूम में हुआ वो हर जगह हो रहा है, हर किसी के साथ। न तुम कहीं जा सकते हो, न कहीं भाग सकते हो, न ही कहीं छुप सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। स्टीव, मार्टी और एंडी दरवाजे से बाहर निकलते। वो भाग ही रहे थे तभी कैरल बाहर आती है और उनकी तरफ पॉइंट करते हुए एकदम खतरनाक मैकेनिकल आवाज में चिल्लाती है जैसे किसी एलियन की चीख हो। और इसके बाद जो होता है ना गाइस, ये सीन देखकर मेरे आंख पर कांटे आ गए थे। उसी वक्त सारे लोग अपने घर से बाहर निकलते और स्टीव और मार्टी को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते। अब इस जगह के सारे लोग पॉड पीपल में बदल गए थे और तभी हमें कुछ मिलिट्री के लोग दिखाए जाते जो बंदूक से इन पॉड पीपल्स को मार रहे थे। इसका मतलब अब हर किसी को पता चल चुका था इनके बारे में। उसी वक्त सीन टिम के घर पे मुड़ती है जो गन शॉट्स की आवाज सुनकर बाहर ही जा रहा था। तभी उसका दोस्त पीट और कुछ मिलिट्री के लोग उसके साथ वहां पर आते। टिम पीट से पूछता है कि ये सब क्या है, तो पीट उसे कहता है कि तुम्हें इस वक्त सोना चाहिए, तुम जाग क्यों रहे हो। जब टिम कहता है कि ये कोई मजाक है तो वो लोग जबरदस्ती पकड़कर उसे इंजेक्शन लगाने वाले थे पर वो बचकर वहां से भाग जाता है। यहाँ पर स्टीव मार्टी और एंडी को एक वेयर हाउस में छुपाता है और उनसे कहता है कि वो यहीं पर रहे जब तक वो कहाँ से मदद लेकर आए। स्टीव सीधा मेजर कॉलिंस के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर मेजर कॉलिंस मदद के लिए शहर के बाहर कॉल लगा रहे थे पर उनकी लाइन ब्लॉक कर दी जाती है और उसके बाद मेजर नींद न आने की गोलियां खा रहे थे। कॉलिंस स्टीव से कहते हैं कि अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अगर वो लोग कुछ कर सकते हैं तो वो है कि सिर्फ लड़ सकते हैं उनसे। वो लोग बात ही कर रहे थे तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। स्टीव जाकर एक जगह पर छुप जाता है और वहां पर जनरल प्लेट कुछ पॉड पीपल्स का ग्रुप लेकर आते हैं। वो मेजर कॉलिंस से कहते हैं कि किसी अकेले पर्सन का अलग होना कोई मायने नहीं रखता और सिमिलर होना बहुत जरूरी है, तो वो उन्हें ज्वाइन कर ले। पर मेजर कॉलिंस कहते हैं कि उनको ज्वाइन करने से अच्छा वो मरना पसंद करेंगे और वो खुद को शूट कर देते। सीन सीधा वेयर हाउस पे मुड़ती है जहाँ पर मार्टी एंडी को एक पोयम सुना रही थी। उसी वक्त उनके पिता स्टीव वहां पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया और वो उनके साथ चले। वो लोग गाड़ी में जा रहे थे तभी मार्टी अपने पिता से
से पूछती कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो उसके पिता उस वक्त कोई जवाब नहीं देते। जब वो फिर से पूछती तो उसके पिता उन पॉड पीपल की तरह बात करना शुरू कर देते हैं। तभी मार्टी को शक होता है कि जब उसके पिता मदद लेने गए थे तभी इन लोगों ने उसके पिता को मारकर उसका क्लोन बना दिया। उसी वक्त मार्टी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाती है और गाड़ी से उतरकर अपने भाई के साथ भागने की कोशिश करती है, पर स्टीव उसे पकड़ लेता है और लकीली तभी वहां पर टिम आ जाता है। मार्टी अपने भाई को लेकर टिम के पास चली जाती है और टिम की बंदूक छीनकर अपने पिता को गोली मार देती है। जैसे ही उसके पिता नीचे गिरते हैं उनकी बॉडी सड़कर गलने लगती है। उसी वक्त दूसरे पॉड पीपल उनके पीछे पड़ जाते हैं और मार्टी, टिम और एंडी उसी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो मार्टी और एंडी को अपने साथ मिलिट्री स्टेशन ले जाता है जहां पर उसका हेलीकॉप्टर था। वो उन्हें गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है जब तक वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर आए, और जब वो इशारा करे तो वो लोग वक्त पर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाए। टिम अपना हेलीकॉप्टर निकाल ही रहा था तभी उसके फ्रेंड पीट का क्लोन कुछ पॉड पीपल के साथ वहां पर आ जाता है, पर टिम उन्हीं की तरह एक्टिंग करके बड़ी होशियारी से उन्हें बेवकूफ बनाता है। वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर ही रहा था और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ पॉड पीपल मार्टी और एंडी को पकड़कर उनके साथ लेकर जाते हैं। टिम हेलीकॉप्टर में उन पॉड पीपल का पीछा करता है तो देखता है कि वो लोग मार्टी और एंडी को मिलिट्री बेस के हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे, और उसी पल हम देखते हैं कि जनरल प्लेट पॉड से भरे ट्रक अलग अलग शहरों में भेज रहे थे ताकि उनकी आबादी और बढ़ सके। उसके बाद टिम उन्हीं पॉड पीपल की तरह एक्टिंग करता है और हॉस्पिटल के अंदर घुसता है, और जो वो देखता है वो नजारा सच में खतरनाक था। उस पूरे हॉस्पिटल के अंदर बच्चे कुछ इंसानों को पकड़कर उनके क्लोन बनाए जा रहे थे। तभी टिम की नजर मार्टी पर जाती है जो एक बेड पर पड़ी थी। टिम उसके पास जाता है तो देखता है कि उस पॉड के टेंटिकल्स ने मार्टी के पूरे फेस को घेर रखा था। जैसे ही टिम मार्टी को आवाज लगाता है तभी मार्टी के बगल वाली बेड से मार्टी की क्लोन उठती है जो लगभग तैयार हो चुकी थी। टिम उन टेंटिकल्स को हटाने के लिए आगे बढ़ता है तो मार्टी की क्लोन उसे ये करने से मना करती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर टिम वो सारे टेंटिकल्स मार्टी के ऊपर से निकाल देता है और तभी मार्टी होश में आती है और मार्टी की क्लोन वहीं पर तड़प के मर जाती है और वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मार्टी टिम से पूछती है कि क्या उसने हॉस्पिटल के अंदर एंडी को देखा, पर टिम इस बात से मना करता है। वो टिम से कहती है कि वो अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाएगी। टिम और मार्टी उन पॉड पीपल की तरह एक्टिंग करके चल ही रहे थे और तभी उन्हें जेन देख लेती है। वो मार्टी को आवाज लगाती है पर मार्टी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है, और तभी वो पीछे से मार्टी को कहती है कि उसने एंडी को देखा और वो उसे ढूंढ रहा था। पहले तो मार्टी इग्नोर करके आगे चलती है और आखिरकार इमोशन में बहकर उससे पूछती है कि कहाँ, और उसी पल जेन उनकी तरफ पॉइंट करते हुए जोर से एलियन की तरह चीखती है और सारे पॉड पीपल को अलर्ट कर देती है। उसी वक्त सारे पॉड पीपल उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते, पर लकीली टिम ने हेलीकॉप्टर पास में ही पार्क किया था। टिम और मार्टी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और तभी पास ही से एंडी भागते हुए आता है और मार्टी को आवाज लगाता है कि वो लोग उसको छोड़ के न जाए। मार्टी एंडी को पकड़ लेती है और वो लोग टाइम पे हेलीकॉप्टर को ग्राउंड से ऊपर ले लेते हैं। मार्टी एंडी को गले लगाती है और तभी एंडी पकोड़े जैसी शक्ल बनाता है और सीधा अपनी बहन को साइड में धकेल कर वो टिम को मारने की कोशिश करता है जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाए। मार्टी एंडी को रोकने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। अब वो दोनों पे हमला कर रहा था। मार्टी समझ जाती है कि ये उसका भाई नहीं बल्कि उसके भाई का क्लोन है। मार्टी का जमीर उसे गवारा तो नहीं करता, पर एंड में अपना दिल मारकर वो एंडी को हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देती है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर टिम उन पॉड से भरे ट्रक्स जो कि अलग अलग शहर में जा रहे थे उन्हें अपने हेलीकॉप्टर के रॉकेट से तबाह कर देता है। वो एलाबामा में जाकर उस पूरे मिलिट्री बेस को भी उड़ा देता है जहां पर इन सब की शुरुआत हुई थी। और इन सब के बीच में हमें मार्टी का वॉइस ओवर नरेशन सुनाया जाता है जिसमें वो कहती है कि उसके अंदर अब सिर्फ नफरत बची है और इन लोगों को मरते देखकर उसे इतनी खुशी हो रही है जिन लोगों ने उसके पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। ये सब होने के बाद वो लोग दूसरे शहर के मिलिट्री बेस पे उतर रहे थे जहां पर उन्हें वहां का एक सोल्जर उतरने के लिए इशारा दे रहा था, और तभी हमें उस सोल्जर को दिखाते हुए कैरल का वॉइस ओवर सुनाया जाता है। ना तुम कहीं जा सकते हो, ना कहीं भाग सकते हो और ना ही कहीं छुप सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है जहाँ पर हमें बताया गया कि एक एलियन रेस है जो इंसानों का क्लोन करके हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। और हमें इस मूवी में बहुत सी चीज़ों का जवाब नहीं दिया गया। जैसे कि हमें एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर सोल्जर नदियों में से पॉट्स निकालकर ट्रक में भर रहे थे, पर हमें ये नहीं बताया गया कि वो पॉट्स पानी के अंदर आए कहाँ से। पर जब जनरल प्लेट मेजर कॉलिंस को अपने गैंग में शामिल करने के लिए आते हैं तब हमें उस सीन में बताया गया कि जनरल प्लेट मेजर कॉलिंस से कहते हैं कि उनकी प्रजाति यूनिवर्स में हजारों सालों से ट्रैवल कर रही है और वो हमेशा सरवाइव करते हैं क्योंकि वो हर प्लेनेट से सीखते हैं। पर इन बॉडी स्नैचर्स ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये एलियंस बहुत ही ज्यादा होशियार है। जब ये किसी को क्लोन करते तो ये उसकी सारी मेमोरीज भी अपने अंदर ले लेते हैं जिससे वो किसी भी ह्यूमन को एकदम आसानी से पहचान सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप जेन का सीन ले लो। जेन की क्लोन को बरोबर पता था कि मार्टी के भाई का नाम एंडी है और वो उस वक्त उसे ढूंढ रही थी, इसीलिए उसने जानबूझ करके मार्टी को एंडी के बारे में बताया जिससे वो ह्यूमन इमोशन दिखाए और वो पकड़ी जाए, क्योंकि इन क्लोन्स में कोई भी इमोशन नहीं होता और वो बिना आत्मा की बॉडी है और इसीलिए उन्हीं की तरह एक्टिंग करके उन्हें बेवकूफ बनाना भी आसान है। पर आपको सिर्फ ह्यूमन इमोशन नहीं दिखाना है। और ये किसी इंसान को तभी क्लोन बना सकते हैं जब वो सो रहा हो, और इसीलिए मूवी की टैगलाइन भी वही है, दे गेट यू व्हेन यू स्लीप। और जब इंसानों को पता चल गया कि सोने के बाद क्या होता है तो ये पॉड पीपल उन्हें बेहोश करके उनका क्लोन बनाने लगे। अब बात करते हैं मूवी के स्टोरी के बारे में। अब आप लोगों में से शायद कुछ लोगों का ये सवाल हो कि स्टीव के घर में वो पॉड्स आए कहाँ से, जिसके कारण सबसे पहले कैरल मरी। तो जिन लोगों ने एक्सप्लेनेशन ध्यान से नहीं देखा होगा तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि उस दिन स्टीव के घर पे कुछ मिलिट्री के लोग आए थे जो इक्विपमेंट के बॉक्स रख रहे थे। जाहिर सी बात है उसके अंदर पॉड्स थे। इसी तरह इन बॉडी स्नैचर्स ने पूरे मिलिट्री बेस को पॉड पीपल में बदल दिया।
मैंने आपको एक सीन बताया था जिसमें कैरल और वहाँ के लोग घंटा गाड़ी में कचरा दे रहे थे। क्या आपने सोचा उस गार्बेज बैग में क्या था? वो बॉडी स्नैचर्स जिनको क्लोन करते थे वो उनके बचे हुए बॉडी एशेस उस गार्बेज बैग में डालकर घंटा गाड़ी में दे देते थे और बचे हुए ह्यूमन फैमिली मेंबर्स को शक भी नहीं होता था। तो इसी के साथ ये था मेरा बॉडी स्नैचर्स मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और प्लस थ्योरीज। मुझे गारंटी कि आपको मूवी जरूर पसंद आई होगी, तो इसलिए हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। और जाते जाते लास्ट थिंग दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका प्यार ही मुझे मोटिवेशन देता है नई वीडियोस बनाने के लिए, और मेरी पिछली वीडियोस पे आप जैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे कल्ट का टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है जो कि था 500 सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट करो, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा सपोर्ट है और मुझे मेरे कल्ट के मेंबर्स पर पूरा भरोसा है कि वो हमारा टारगेट अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।